गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कक्षा 10 की विज्ञान आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान यानी क्लास 10 की हम बात करने वाले हैं। और क्लास 10 में हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विज्ञान। विज्ञान यानी कि साइंस जो होती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चे डरते हैं साइंस से, तो साइंस से कोई ऐसी डरने वाली बात होती नहीं है। तो आप साइंस के बारे में सीख सकते हो आराम से। तो हम यदि साइंस की बात करें कक्षा 10 की साइंस में, उसमें जो अपना पहला चैप्टर रहने वाला है साइंस का, जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उस चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या नाम रहने वाला है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर में क्या है, हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको, बच्चे डरते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होती क्या है, बच्चे को यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होती क्या है। यदि हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा टॉपिक पढ़ा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज जिसे हम बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ के कौन से गुणों में? रासायनिक गुणों में कुछ चेंजेस आते हैं और चेंजेस होने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं? जो रासायनिक गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, उन रासायनिक गुणों में क्या आएगा बेटा? परिवर्तन आएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होगा, इससे क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो जितने भी रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, जब उसको हम एक छोटे से रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उस रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम छोटे रूप में लिखे। किस रूप में लिखे? छोटे रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन को हमें किस रूप में लिखना है? छोटे रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना? छोटे रूप में यदि लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण का अर्थ क्या होता है? इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम कुछ संकेतों की सहायता से लिखते हैं, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको हमने छोटे रूप में लिखा, तब तो उसको हमने क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम एक छोटे यानी कि संकेतों के रूप में यदि हम उसको दर्शाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखना? संकेत के रूप में लिखना। संकेत रूप में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। अभी बात करेंगे क्या होगा? रासायनिक समीकरण। तो ये होता है रासायनिक समीकरण। यानी कि हम एक उदाहरण लें, जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, हमने मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जब भी हम इसको जलाएंगे और जलाने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, और एक नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? ये क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं रासायनिक परिवर्तन, तो क्या किस किस को जलाया बेटा? मैग्नीशियम को, तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, तो एक नया पदार्थ बना और उस नए पदार्थ का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये प्रक्रिया हमने क्या लिख दी है, छोटे रूप में लिख दी है। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन, और जब इन दोनों से बनेगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, उस नए पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि ये तो था ऊपर मैग्नीशियम रिबिन को जलाना, कौन सा परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन। अब इसको हमने छोटे रूप में लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों के रूप में लिखे, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको हम किस रूप में लिखते हैं, संकेतों के रूप में लिखते हैं। तब वो क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण। यानी मैग्नीशियम का संकेत संकेत रूप में लिखते हैं हम, संकेत रूप में। तो संकेत रूप में लिख लेंगे तो मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए होगा, O2, और इसको हमने जलाया है तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे, जब संकेत रूप में लिखते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो एक छोटा सा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो हमने इसको डिटेल से समझा है। सिंपल सा है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तन को हमने पहले छोटे रूप में लिखा, फिर उस छोटे रूप को हमने संकेतों के रूप में दर्शाया है, और संकेतों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यहाँ तक क्लियर। अब यदि हम आगे बात करें, सर आपका क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये रासायनिक परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम कैसे पहचानते हैं। तो उस पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे समीकरण हो, एक ही बात है। रासायनिक परिवर्तन बोले या फिर अभिक्रिया बोले, रासायनिक अभिक्रिया बोले या रासायनिक समीकरण बोले, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसको पहचानने कैसे। तो पहचानने के लिए क्या करना होगा, तो पहचान के कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यानी कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहचानने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि पहचान में अवस्था में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। जो पदार्थ होगा उसकी अवस्था में क्या देखने को मिलेगा, आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन। यानी कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। सामान्यतः अवस्थाएं कितनी होती है, तीन होती है, ठोस द्रव गैस। यदि कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली यदि हम बात करें कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, गैस से ठोस में बदल रहा है, तो इस तरह के अवस्थाओं में यदि परिवर्तन होता है तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहला गुण। दूसरा क्या हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। यानी पहले जो पदार्थ था उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें, दूध। दूध के अंदर जब हम छाछ, छोटा सा हल्का सा छाछ मिलाते तो हमें क्या मिल जाता है, दही बन जाता। तो पहले अपने पास पदार्थ क्या है, दूध है। क्या है, दूध। और उस दूध से हम क्या बना रहे हैं, दही। तो एक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो दूध अलग पदार्थ है और उससे बनने वाला नया पदार्थ क्या होता है, दही होता है। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास एक नया पदार्थ बनता है। तो यह बात आपको हमेशा से याद रखनी है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यदि अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन ये पदार्थ हमेशा होता है। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तब किसका निर्माण होगा, पुराने पदार्थ से एक नए पदार्थ की निर्माण की प्रक्रिया होती है। हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के तापमान में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलता है। तापमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तापमान में परिवर्तन। तो पदार्थ के टेम्परेचर में भी क्या होता है, परिवर्तन। जैसे अभी हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या उस पदार्थ का, यानी उस मैग्नीशियम रिबन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बाद में वापस यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और जब थोड़े समय बाद में राख बन जाती है, तो राख बनने के बाद उस पदार्थ का तापमान वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि तापमान में चेंजेस, आपको टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। नंबर 4, नंबर 4 हो जाएगा, हो सकता है उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है आपको, रंग में परिवर्तन।
क्या देखने को मिलेगा बेटा? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को हमने जलाया, यानी कोई भी अखबार, पुराना पेपर, फटा पेपर है या आपकी कॉपी का पेपर है, उसको हम जलाते हैं। तो जलाने से पहले हो सकता है वो व्हाइट कलर का हो, सफेद कलर का हो, लेकिन जैसे ही वो जल जाता है और किस में बदल जाता है, राख में बदल जाता है, तब उसका रंग कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर हो जाएगा। तो रंग में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली देखने को मिलता है रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पहला, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। उसकी पहचान हम जो करेंगे इस तरह से कि वो ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। साथ ही साथ हो सकता है उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो, या पांचवा पॉइंट हो सकता है कि उससे गैस का निष्कासन हो, गैस का उत्सर्जन हो, गैस का निष्कासन हो, गैस का उत्सर्जन हो, यानी कि गैस बाहर निकल सकती है। जैसे कागज को हमने जलाया, कागज को जलाने पर जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस का उत्सर्जन, गैस का बाहर निकलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन। तो जनरली ये मोटे मोटे 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। कौन कौन से है? अवस्था में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये मोटे मोटे 5 पॉइंट है, इस आधार पर आप पहचान सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, या रासायनिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद उसकी पहचान क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब यदि हम आगे बात करें कि रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। भाई रासायनिक इक्वेशन जो होती है, समीकरण लिखी जाती है, वो कैसे लिखे? समीकरण लिखने के नियम, लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन से होते हैं, उस रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम सीखेंगे कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि दो मुख्य बातें होती हैं, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। क्या होता है बेटा? एक तो होता है अभिकारक होता है और एक क्या होता है? उत्पाद। यानी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यानी कि अभिकारक जो होता है, यानी ऐसे पदार्थ जो आपस में क्रिया करने वाले हैं, जिनके बीच में अपने को चेंज देखने को मिलता है, उन पदार्थों को हम क्या दे बोलते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले याद रखना, किसी समीकरण के दो मुख्य भाग होते हैं। किसी भी समीकरण के दो मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। वो दो मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक, और अभिकारक रिएक्टेंट को हम किससे लिखेंगे? आर से। और एक क्या होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट, जिसको हम लिखेंगे पी से। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक तो क्या होता है बेटा? पुराना पदार्थ है जो हमारे पास ऑलरेडी है। पुराने पदार्थ जो होते हैं सॉरी पुराने पदार्थ, तो पुराने पदार्थ जो होते हैं जिनके बीच में हम क्या करवाने वाले होते हैं? क्रिया करवाने वाले होते हैं, यानी कि जिसमें हम कुछ चेंजेस देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अभिकारक नाम से जानते हैं। जैसे दूध है, अब इस दूध में हम कुछ नया परिवर्तन करेंगे, यानी दूध में कुछ चेंजेस करते हैं, तो दूध में चेंजेस करने के लिए इसमें कोई चीज हम मिलाएंगे। जैसे हमने छाछ मिला दी, हल्की सी 2-5 बूंदे क्या मिला दी? छाछ की मिला दी। अब छाछ की मिलाने के बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो दूध और छाछ है वो किस में बदल जाएगा बेटा? दही में बदल जाएगा। तो दूध और छाछ को तो हम क्या बोल रहे हैं? अभिकारक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि दूध और दही जो पुराने पदार्थ है अपने पास ऑलरेडी थे, उन दूध और दही, दूध और छाछ जो है पुराने पदार्थ है, और जिसमें परिवर्तन होने से क्या बनता है? दही बनता है। तो दूध और छाछ क्या हो गए? आपके पुराने पदार्थ, जिसको हम अभिकारक बोलेंगे। और जो नया पदार्थ बना है वो कौन सा है? दही। तो नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो नया पदार्थ जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? उत्पाद बनता है। और नए पदार्थ को हम उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? क्लियर है? यानी कि जब हम पुराने पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने से उनके बीच में कोई ना कोई रिएक्शन होगी, और उस क्रिया के कारण, उस एक्टिविटी के कारण एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्पाद नाम से जानते हैं।
तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, क्लियर। अब जब भी अभी समीकरण लिखते हैं तो समीकरण लिखने के लिए आपको उत्पाद और अभिकारक दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी रिएक्टेंट भी चाहिए समीकरण लिखते समय अपने को, उत्पाद भी चाहिए और अभिकारक भी चाहिए। तो समीकरण के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। एक तो हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और एक क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम किसको लिखते हैं, अभिकारक को लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखा जाता है, अभिकारक। पहला रूल क्या होगा बेटा कि लेफ्ट साइड में किसको लिखा जाएगा, अभिकारक में, और राइट साइड में किसको लिखा जाता है, उत्पाद में लिखा जाता है। जनरली ऐसा होता है, सामान्य रूप से हम ऐसा लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लिखेंगे, अभिकारक को लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम किसको लिखेंगे, उत्पाद को लिखेंगे। यानी समीकरण लिखने का जो पहला नियम है, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, अभिकारक को लिखेंगे, और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, उत्पाद को लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि हम आगे बात करें तो जब अभिकारक की संख्या दो हो, अभिकारक की संख्या कितनी हो, एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तब अभिकारक को हम किससे लिखते हैं, आर से, और प्रोडक्ट को हम किससे लिखते हैं, पी से। तो पहला नियम तो ये हो गया। लेकिन जब अभिकारकों की संख्या एक से ज्यादा हो, दो हो, यानी दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तब उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आर, R2, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, दो है, तो इनके बीच में हमेशा किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। उसी तरीके से उत्पाद भी जब एक से ज्यादा हो, P1 हो, P2 हो, तो बीच में हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला नियम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में किसको लिखना है, अभिकारक और उत्पाद को लिखा जाता है। सेकंड नियम क्या हो जाएगा कि जो अभिकारक है या उत्पाद है उनकी संख्या एक से ज्यादा होती है, तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। फिर अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीसरा नियम क्या हो जाएगा बेटा कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में, जैसे R1 है प्लस R2 है और P1 है प्लस P2 है, इनके बीच में हमेशा क्या लगा जाएगा, एक तीर का निशान लगा जाएगा। इसे तीसरा नियम बोलेंगे। तो तीसरे नियम में हम क्या लगा रहे हैं, तीर का निशान लगा रहे हैं। लेकिन तीर के निशान में आपको ध्यान में रखना है कि तीर का निशान का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम बोलते हैं सिर बोलते हैं। कौन सा वाला भाग, और इससे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पूंछ बोलते हैं। तो जो तीर के निशान है उसकी पूंछ जो होगी वो हमेशा किस तरफ रहेगी, अभिकारक की तरफ रहेगी, और सिर वाला भाग हमेशा किस तरफ रहेगा, उत्पाद की तरफ रहेगा। हमेशा ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यानी तीर का निशान, और इस तीर का निशान का सिर किस तरफ रहने वाला है, उत्पाद। जिस तरफ ये सिर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका उत्पाद रहने वाला है, और पूंछ रहेगी वो क्या रहने वाला है, आपका अभिकारक रहने वाला है। क्लियर है क्या। तो कितने नियम हो गए, तीन। पहला नियम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक लिखा और राइट हैंड साइड में उत्पाद लिखा। जब अभिकारकों की संख्या या उत्पादों की संख्या एक से ज्यादा हो, या दो हो, तीन हो, चार, तब बीच में क्या लगाना है, आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर तीसरा नियम क्या था कि अभिकारक और उत्पाद में दर्शाने के लिए बीच में हमेशा एक तीर का निशान लगाते हैं, जिसमें तीर का जो सिर होता है वो हमेशा किस तरफ रहने वाला है, उत्पाद की तरफ रहने वाला है, तथा पूंछ किस तरफ रहने वाली होती है, अभिकारक की तरफ रहने वाली होती है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद की हमें क्या दर्शानी होती है बेटा, अवस्थाएं प्रदर्शित करनी होती हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं हम, अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो अवस्था प्रदर्शित करने के लिए यदि कोई पदार्थ है, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, यदि वो ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है बेटा, ठोस अवस्था में है, तो सॉलिड अवस्था का हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। यदि वो द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था को हम लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड का क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। यदि वो गैसीय अवस्था में है तो गैस का हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो ठोस द्रव गैस यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस को हम उसको अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। और यदि वो जलीय अवस्था में है, एक्वस, तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस, एक्यू लिखते हैं। जैसे कोई पदार्थ है R1, वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। दूसरा पदार्थ है R2, वो कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब जब हमने तीर का निशान लगाया तो जो पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है P1, उत्पाद जो बन रहा है वो लिक्विड अवस्था में है, तो हमने A लिख दिया। और P2 यदि गैस बन रही है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो इस तरीके से ये एक रासायनिक समीकरण बनी। तो रासायनिक समीकरण में किसको दर्शाया जाता है बेटा, उसकी अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, उसका नियम क्या। पहला नियम, अभिकारक लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। यदि अभिकारकों की संख्या या उत्पादों की संख्या दो है, तीन है, चार है, यानी कहने का मतलब एक से ज्यादा है, तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। तीसरा नियम क्या होता है, बीच में तीर का निशान लगाएंगे। किसके बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर का निशान लगाने वाले हैं, जिसमें
तीर का जो सिर है वो हमेशा किस तरफ रहने वाला है, उत्पाद की तरफ रहने वाला है। फिर चौथा पॉइंट, जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो उन पदार्थों की हम क्या दर्शाते हैं, अवस्था प्रदर्शित करते हैं कि वो पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने आप थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो अपने पास क्या आया था, Mg था, ऑक्सीजन था और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके अंदर देखो मैग्नीशियम कितना है, एक है, इसके अंदर भी कितना है, दो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो दो है, इसमें एक है। क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है क्या, नहीं। तो किसी भी समीकरण को हम क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है, असंतुलित समीकरण होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये फिलहाल कौन सी समीकरण है बेटा, असंतुलित समीकरण। इसको हम किस नाम से जानते हैं, असंतुलित समीकरण। तो ये जो असंतुलित समीकरण होती है, उस असंतुलित समीकरण को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण बोलते हैं, कंकाली समीकरण। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपको दो क्वेश्चन है कि कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। कैसे करते हैं एक, तो एक क्यों करते हैं, यानी कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं या कैसे किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको हम पहचान कैसे सकते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है। ओके।